एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? लास्ट 3 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। होप सो कि मैंने जो 3 लेक्चर पढ़ाया है वो आप सब देख चुके होंगे, है ना। और अगर कोई भी बच्चा 3 लेक्चर में से एक भी लेक्चर स्किप किया है तो मैं उसको सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जाके पहले जो छूटा हुआ लेक्चर है वो उसमें कंप्लीट कर लिया करो। या जब कभी भी हॉलीडे होता है, छुट्टी वाले दिन होता है, लाइक संडे या कोई भी दिन लेक्चर अगर नहीं अवेलेबल है तो उस दिन जो भी प्रीवियस रिवीजन की जरूरत होती है या लेक्चर देखने का जरूरत होता है तो वो सब चीज उस दिन कर लिया करो। उससे क्या होगा ना कि हम बिल्कुल सीरीज में चलते चले जाएंगे, है ना। और बहुत बच्चे जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। एटलीस्ट मैं जितना बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और कुछ बच्चे एज यूजुअल बहुत ज्यादा इनएक्टिव हुए हैं। तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वेरी गुड, वेल डन। और जो बच्चे बिल्कुल लेजी हुए हैं मैं उनपे सच में गुस्सा कर रही हूँ कि इस तरह की हरकत करोगे तो बहुत एट द एंड ऑफ योर ईयर या एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको एक्चुअल में तकलीफ होने लगेगी कि मैंने तो ये सब चीज पढ़ा ही नहीं है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज सीरियस हो जाओ और मैं जो जो सवाल पूछ रही हूँ उसको जवाब दो, है ना। तो चलो, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में देखा था थोड़ा सा सेल का डिस्कवरी देखा था। फिर हमने लेक्चर नंबर 1 में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, हमने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ा था, हमने स्लाइडन एंड श्वान के बारे में पढ़ा होगा। चलो, पहला लेक्चर ही जो था उसमें हमने कई साइंटिस्ट के बारे में जान गए थे और कई साइंटिस्ट का नाम हमें जानने को मिला, है ना। आर्वेरको थे, स्लाइडन एंड श्वान थे, तो बहुत कुछ हमें सीखने को लेक्चर नंबर 1 में मिला। अब आपका क्वेश्चन का टाइम आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे भी दे रही हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी दे रही हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है और मेरा यह है अधिकार आपसे सवाल पूछना, है ना। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको जवाब देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ सेल? सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 important component of cell? सेल का कौन ऐसा 3 कंपोनेंट है जो हर तरह के सेल में पाए जाएंगे, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में उसको जल्दी से वीडियो पॉज करो एंड कमेंट बॉक्स में उसको जवाब दो। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी को किसने कहा था? सेल थ्योरी में जो नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? ठीक है, तो यू हैव टू आंसर दिस 2 क्वेश्चन। जवाब दो जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, आगे हम लोगों ने पढ़ा था सेल के साइज के बारे में। हमने जाना था कि आखिर जो दुनिया में 1.7 लाख स्पीशीज हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस? 1.7 लाइक 7, इट वाज अराउंड 1.7 मिलियन, नॉट लाख। इट इज अराउंड 1.7 मिलियन। जो डाइवर्सिटी है 1.7 मिलियन की, व्हाट इज द रीजन? आखिर इतनी डाइवर्सिटी कैसे हो गई? तो हमने जाना था कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल के शेप अलग होते हैं, कुछ में सेल का नंबर अलग होता है, तो कुछ में सेल का साइज अलग होता है। हमने इसके बारे में भी जाना था। फिर हमने देखा था कि नर्व सेल इतने बड़े क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ नर्व सेल, वो इतने लंबे क्यों होते हैं? तो उसका आंसर था कि नर्व सेल को मैसेज कंडक्शन करना होता है, साथ ही साथ नर्व सेल को वेरियस ऑर्गन से जुड़े हुए रहना होता है ना, मतलब लाइक लंबे लंबे होते हैं इस वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो आसानी से मैसेज को कन्वे कर पा रहा होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था आरबीसी इतना छोटा क्यों होता है, तो उसका आंसर मैं इस लेक्चर में दे रही हूँ, फिर से दे रही हूँ। किसी बच्चे ने इसका आंसर नहीं लिखा था। द साइज ऑफ आरबीसी इज वेरी स्मॉल बिकॉज आरबीसी जो है उसको एंटर करना होता है बहुत माइन्यूट सी कैपिलरीज में। हमने पढ़ा है ना ब्लड सेल, हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा है, हमने वेन्स के बारे में पढ़ा है, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा था ना।
फिर हमने देखा था कैपिलरीज, ये वो होते हैं विच कनेक्ट एन आर्टरी टू वेन्स। कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था ना, और कैपिलरीज जो होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं। तो हमने देखा था कि आरबीसी को कैपिलरीज के अंदर एंटर करना होता है। अब अगर सोचो आरबीसी का साइज बड़ा हो जाए तो क्या पॉसिबल होगा कि वो कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाए और ऑक्सीजन को मतलब वहां तक ऑक्सीजन पहुंचा सके या वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को करने के लिए हुआ ये कि आरबीसी के साइज के अकॉर्डिंग कैपिलरीज के साइज के अकॉर्डिंग आरबीसी का साइज बहुत ही छोटा रखा गया ताकि इट कैन इजिली एंटर इनटू द कैपिलरीज। दिस इज द आंसर दैट व्हाई द साइज ऑफ द आरबीसी इज वेरी स्मॉल, है ना। और ये सारी बातें हमने पढ़ लिया था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट के बारे में जाना था जिसको आपको अभी जवाब देना है ना। और हमने एक ओवरऑल व्यू सेल के बारे में देखा था, ठीक है। चलो, उसके मैंने सेल को आपको समझाने के लिए मैंने एक वर्क प्लेस से मैंने बताने की कोशिश की थी। लाइक मैंने एक फैक्ट्री से एक कंपेयर किया था दैट इट हैज अ बाउंड्री, इट हैज अ बॉस ऑफिस एंड इट हैज अ वर्क प्लेस, राइट, लाइक दैट। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ड्रॉ किया है। लाइक इट हैज अ बॉस ऑफिस, बॉस का ऑफिस होता है जहां से ऑर्डर आता है, कमांड आता है, एंड देयर इज वन वर्क प्लेस जहां लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, है ना, ताकि इंडस्ट्री खूब अच्छा चले, खूब बढ़िया से चले, माल जल्दी जल्दी बने, है ना। अभी जैसे कि क्या हुआ है, सारा फैक्ट्री बंद हुआ है तो अभी तो प्रोडक्ट बन नहीं पा रहे हैं, तो बहुत शॉर्टेज हो गया है, मेडिसिन वगैरह सब चीज का बहुत शॉर्टेज हो गया है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो वर्क प्लेस में काम ही नहीं होगा तो कहाँ से कोई चीज नहीं चल सकेगा ना। तो वही है, दिस इज द वर्क प्लेस जहां हर तरह का काम हो रहा होता है, एंड दिस इज द बाउंड्री। तो चलो, मैंने ये 3 कंपोनेंट तो बता दिया। अब इस 3 कंपोनेंट को मैंने किस 3 कंपोनेंट से कंपेयर किया था ये आपको बताना है, ठीक है। अब चलो, आज का जो हमारा लेक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने एक जल्दी से ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगे या मुझे उसको ड्रॉ करने में मेरा ज्यादा टाइम किल नहीं हो, ठीक है। वीडियो को 1 मिनट पॉज करो और प्लीज ट्राई टू ड्रॉ दिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेडिंग डालो एंड ड्रॉ दिस, ठीक है। इतना कर लोगे? लो, मैं 1 मिनट हट जाती हूँ। चलो, हो गया? तो ड्रॉ हो गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर होता है। लिविंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब इट इज वेरी एक्टिव, है ना, इट इज वेरी एक्टिव, इट इज लिविंग स्ट्रक्चर। साथ ही साथ इट इज वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक सा होता है, बहुत डेलिकेट लिविंग स्ट्रक्चर होता है विच सराउंड द साइटोप्लाज्म, है ना, विच सराउंड द साइटोप्लाज्म। एंड दूसरी बात, ये जो होता है बाहर के एनवायरनमेंट को सेल से अलग कर रहा होता है। मतलब इट क्रिएट अ बाउंड्री ताकि क्या हो, आसानी से कोई भी चीज बाहर का अंदर नहीं आ जाए, अंदर से कोई भी चीज अननेसेसरी बाहर नहीं चला जाए। बाहर अंदर जाने को ये देता है, ऐसा नहीं है कि अंदर किसी भी चीज को आने को नहीं देगा, मगर इट फर्स्ट डिटेक्ट कि अंदर क्या जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खतरनाक चीज अंदर चला जा रहा है। लाइक मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, कोई भी बड़े बड़े से जो बिल्डिंग होते हैं, घर जो होते हैं, वहां क्या होता है, एक गार्ड होते हैं। क्या गार्ड किसी को आने जाने नहीं देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले डिटेक्ट करते हैं आप कौन है, किन से मिलना है, कहाँ जाना है ना। तो ये क्या होता है, ये एक एंट्री करने का या एग्जिट करने के वक्त वो पूरा रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, है ना। तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज वेरी एक्टिव एंड एक्टिव के साथ साथ ये बहुत सेलेक्टिव चीज को अंदर और बाहर जाने देता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज को सेल के अंदर जरूरत है और वो सेल के बाहर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो चलो, थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखो और फिर बताती हूँ। लिखो, इट इज द आउटर मोस्ट, पॉइंट नंबर 1, इट इज द आउटर मोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट, डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक, एक्सट्रीमली डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ ईच सेल। सो राइट डाउन, हम लोग लिख रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पॉइंट वाइज करके लिखना ताकि जब भी पढ़ोगे ना तो रिवीजन करने में आसानी होगा। सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, इट इज आउटर मोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। आपने ड्रॉ कर लिया होगा? उप्स, नो, नॉट राइट नाउ, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं है। हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग,
चलो अभी नहीं इरेज करूंगी, लिखो एक्सट्रीमली डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ ईच सेल। कोई सा भी सेल हो, हर सेल में ये चीज पाया ही जाएगा। इसके अलावा बाहर में और प्रोटेक्शन दिया जा रहा है एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए, वो अलग सी बात है, लेकिन ये तो रहेगा ही रहेगा। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो कुछ घर में जो होता है वो दरवाजा जो होता है वो प्रोटेक्शन कर रहा होता है, ठीक है, समझोगे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। देखो दरवाजा क्या करता है, एक तरह से हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना। हम दरवाजा रात के वक्त बंद कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर से आउटसाइडर नहीं आ जाए हमारे घर के अंदर। तो कोई सा भी घर हो, हर घर में दरवाजा होता है, जरूर से दरवाजा होगा। और हर इंसान जब सोने जा रहा है या कोई भी काम बिजी है तो वो दिन में भी वो क्या करता है, दरवाजा को जरूर से लगा लेता है ताकि प्रोटेक्शन मिले। लेकिन कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहाँ दरवाजा तो रहता ही रहता है, दरवाजा के अलावा और भी प्रोटेक्शन रहता है। और भी प्रोटेक्शन मतलब लाइक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। लेकिन क्या हर घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे? नहीं। जहाँ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है वहां दरवाजा भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और साथ ही साथ गार्ड भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह से समझ लो कि दरवाजा को मान के चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैं बता रही हूँ कि हर सेल में होगा और दरवाजा हर घर में होगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हर घर में तो नहीं होगा। मतलब सेल वॉल जो होता है वो हर घर में नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट देख के लिखो। इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देख के लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इट इज लिविंग, आई एम टेलिंग यू इट इज लिविंग। सेल वॉल जो होता है दैट इज आई मस्ट टेल यू दैट इज नॉट लिविंग। लिविंग का उससे रिलेशन उतना तो वो कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। सो लिखो इट इज लिविंग, हाँ राइट, सेल वॉल इज नॉट लिविंग, इट इज लिविंग। नेक्स्ट सेलेक्टिवली परमिएबल, हर चीज को अंदर आने नहीं देगा, बहुत ज्यादा पूछेगा, बहुत ज्यादा ध्यान देगा अंदर कौन जा रहा है, क्या जो अंदर जा रहा है वो सही है अंदर जाने वाला या नहीं। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। इट इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड। इट इज मेड अप ऑफ बाई लेयर मतलब 2 लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, 2 लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, कॉमा स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होंगे। ठीक है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट आर अटैच्ड एट प्लेस टू आउटर सरफेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इतना लिख लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये मैंने ड्रॉ किया लिपिड बाई लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब उसमें सिग्नल के लिए कार्बोहाइड्रेट को भी लगाया जाता है। अब ये सिग्नल क्या है क्या नहीं है नहीं समझ में आएगा, बस समझो। अभी एक चीज समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। मतलब लाइक दिस इज, अगर सेल को या सेल मेम्ब्रेन है तो ये बाहर की तरफ यहाँ पे होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे होगा कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, और ये वाला मेम्ब्रेन जो होता है, ये मेम्ब्रेन समझ लो दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब समझो, लिपिड का होता है और प्रोटीन का होता है। ठीक, लिपिड जो होता है वो 2 लेयर में होता है, कुछ ऐसा, ये एक लेयर, ये एक और ये दूसरा, 2 लेयर का लिपिड होता है। अब 2 लेयर की जरूरत क्यों हो गई? देखो लिपिड जो होता है वो वाटर को पसंद नहीं करता है। लिपिड जो होता है वो वाटर को पसंद नहीं करता है, वो कुछ खास पसंद नहीं करता। उसका जो फैटी एसिड होता है वो उसको पसंद नहीं करता है। तो समझ लो दिस इज द हेड पोर्शन एंड दिस इज द टेल पोर्शन। ये जो है वो उसका टेल पोर्शन है और ये वाला जो है ये उसका हेड पोर्शन है। तो ये अरेंज इस तरह का हुआ होता है कि ये जो हेड पोर्शन होता है ये जो होता है इसको वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लिपिड का जो हेड पोर्शन होता है उसको वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लिपिड का टेल वाला पोर्शन है, ये पानी को पसंद नहीं करता है।
अब कैसे रहा जाए? अगर हम बाहर की तरफ रहेंगे, अगर इस तरह से बाहर की तरफ दोनों रहे टेल पोर्शन, तो वाटर के कांटेक्ट में तो आएगा, लेकिन अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा और वो वाटर को पसंद नहीं करता है तो क्या किया जाए? तो ठीक है, जो वाटर को पसंद करता है वो बाहर की तरफ आ गया, लाइक दिस। ये वाला जो है हेड वाला पोर्शन वो दोनों तरफ बाहर की तरफ आ गया, ये इधर बाहर की तरफ आ गया, ये इधर बाहर की तरफ आ गया। इसको तो पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो अंदर में वी शेप का जो बना हुआ होता है वो फैटी एसिड से बना हुआ होता है, उसको मेन पानी से प्रॉब्लम हो रहा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जो लिपिड जो होता है वो बाई लेयर में होता है, और जो बाई लेयर होता है उसमें भी एक हेड होता है और टेल होता है। जो हेड वाला पोर्शन होता है, हेड होता है और टेल होता है। इसमें जो हेड वाला पोर्शन होता है वो वाटर रिपेलेंट नहीं होता है, मतलब उसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो हाइड्रोफिलिक नहीं होता, वो हाइड्रोफोबिक नहीं होता, वो बल्कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और इसका जो टेल वाला पोर्शन होता है वो वाला वाटर हेटिंग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, अब चलो हो गया। अब साथ ही साथ कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ इस तरह से प्रोटीन होते हैं, कुछ इस तरह से प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं बिल्कुल कुछ इस तरह से, कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ होते हैं, कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं और कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं उन प्रोटीन को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो प्रोटीन बाहर की तरफ होते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यानी प्रोटीन भी दो प्रकार का हो गया, प्रोटीन में भी दो प्रकार हो गया। एक को हमने कहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वो प्रोटीन जो बाहर की तरफ है ना, वो आउटसाइड दी सरफेस है, मतलब सरफेस की तरफ समझ लो। और एक होते हैं जो एकदम एम्बेडेड होते हैं, उस प्रोटीन को हमने कहा इंट्रिंसिक प्रोटीन। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अभी सिर्फ समझो क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी बस कीप पेशेंस, नहीं अगर समझ में आ रहा तो मैं अगले लेक्चर में फिर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। समझ में आ रहा है? चलो, तो यानी हमने देखा कि जो लिपिड का जो लेयर है, जो लिपिड है, उसमें ये वाला पोर्शन जो हो गया वो है हमारा हेड वाला पोर्शन, और ये वाला जो है वो है हमारा टेल वाला पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं गोल गोल बना रही हूँ वो वाटर से उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, वाटर से प्रॉब्लम इस टेल वाले पोर्शन को होता है। इस टेल वाले पोर्शन को कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल। पानी से इसको डर लगता है, और इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड। नाम अभी याद कर लो, ठीक है? यानी हमने इसके बारे में देख लिया, ये लिपिड का एक लेयर, ये लिपिड का एक लेयर मिल करके बनाया लिपिड बाई लेयर, जो कि ऊपर वाला के बारे में देख लिया, टेल वाले के बारे में देख लिया। फिर मैंने प्रोटीन के बारे में बताया कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोटीन जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं अंदर की तरफ, उस प्रोटीन को हमने कहा इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक प्रोटीन जो होते हैं वो सरफेस के पास होते हैं, उसको हमने कहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सबका काम अलग अलग है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर को जानो, ठीक है? फिर हमने इस तरह का देखा, देखो यहाँ पे भी एक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो अंदर की तरफ हुआ इंट्रिंसिक, जो बाहर की तरफ हुआ दैट इज एक्सट्रिंसिक। यहाँ तक क्लियर हो गया? इरेज कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट करके लिखो। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, इस बात को समझने के लिए बहुत टाइम लग गया। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा इस बात को समझने के लिए बहुत टाइम लगा। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया, कुछ ने कहा लिपिड बाइलेयर होता है, कुछ ने कहा सिंगल लेयर होता है। मतलब कहने का मतलब समझ लो ना कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, अंदर कैसा होता है, बाहर कैसा होता है, कितना थिकनेस होता है, ये सब चीज को समझने में बहुत टाइम लगा। तब जाकर के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। एस.जे. सिंगर, ये नाम ऐसे याद करना, एस.जे. सिंगर एंड जे.एल. निकोलसन, एस.जे. सिंगर एंड जे.एल. निकोलसन। क्लियर? तो देखो हुआ क्या, बहुत साइंटिस्ट आए,
हर साइंटिस्ट ने अपना अपना अलग अलग थ्योरी दिया, लेकिन कोई भी थ्योरी प्रॉपर तरीके से, सटीक तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा था इस चीज को। आखिर जाकर के 1972 में सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दिया। दैट थ्योरी इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल थ्योरी। दैट थ्योरी इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल थ्योरी। अब लेकिन समझ नहीं आया व्हाट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल थ्योरी। ये तो कहने को कह दिया गया कि द थ्योरी नेम इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल थ्योरी, बट ये है क्या तो समझ लो। 2-3 मॉडल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक कहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, किसी ने कहा कि वो समझ लीजिए वो जो मीठा गुलाब जामुन होता है ना, वो काला जामुन जिसको कहते हैं ना, वो किस में रहता है, शीरे में रहता है। वो शीरा के अंदर गुलाब जामुन है ना। एक बाउल है, बाउल में क्या है, शीरा है, बहुत सारा चीनी का शुगर सिरप है, और ये क्या है, बड़ा बड़ा गुलाब जामुन रखा हुआ है। तो समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एक मॉडल समझने के लिए है कैसा। समझ लीजिए कि ये जो शुगर सिरप है ना, उसको समझ लीजिए लिपिड लेयर, और ये जो गुलाब जामुन है ना, उसको समझ लीजिए प्रोटीन। मतलब है पूरा लिपिड लेयर, उसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन है। इसको समझाने के लिए लोगों ने गुलाब जामुन का मॉडल लिया गया, समझने के लिए लिया गया कि आखिर कैसा होगा। तो समझ लीजिए हर तरफ क्या है, शुगर सिरप है। उसी तरह से समझ लीजिए हर तरफ फ्लूइड है, और उस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है ना। उस शुगर सिरप के अंदर गुलाब जामुन रखा हुआ है। ये भी नहीं समझ में आया मैम, ये क्या शुगर सिरप और गुलाब जामुन की कहानी ले आई। अब समझ लो टाइटैनिक मूवी समझो, पूरी तरफ समंदर ही समंदर है, कहीं पे आइसबर्ग है, बर्फ के गोले हैं, कुछ बर्फ के गोले ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, कुछ बर्फ के गोले अंदर, कुछ बर्फ बिल्कुल चट्टान अंदर तक धंसा हुआ है। अब इसको इस तरह से समझो कि हर तरफ पानी, सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी को रिलेट किया गया लिपिड से, और जो आइसबर्ग है उसको रिलेट किया गया प्रोटीन से। कुछ बर्फ दिख रहे हैं, जो बर्फ दिख रहे हैं उनको हमने कहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो बर्फ नहीं दिख रहे हैं, जिनसे टाइटैनिक जहाज टकराया था, नहीं दिखने की वजह से ही तो टकराया था ना, वो हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। यानी प्रोटीन 2 प्रकार के, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर हुआ? नहीं अगर समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर से ऑनेस्टली करना कि मैम ये वाला लेक्चर मुझे समझ नहीं आया, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर हो गया? यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, नाम दिया सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को नाम दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब लिखो ये मॉडल कहता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लेकर के लिखो, वहां तक लिखे ना, अब इसके बाद ऐसा हैशटैग देना। अब लिखो देयर वेयर सेवरल मॉडल्स रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। देखो शुरू में तो ये क्लियर हो गया कि प्रोटीन है और लिपिड है, शुरू से ये समझ में आ गया कि उसमें प्रोटीन है और लिपिड है, मगर ये प्रोटीन और लिपिड आपस में अरेंज कैसे हुआ है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन समझ ही नहीं आ रहा था। कोई साइंटिस्ट सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। प्रोटीन है, लिपिड है, ये पहले समझ में आ गया, लेकिन वो अरेंज कैसे हुए हैं अपने आप में, इसको समझाना मुश्किल हो रहा था, जिसको 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने क्लेरिफाई किया। क्लियर हुआ ना? तो लिखो there were several models regarding arrangement of protein and lipid। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखना। बट इन 1972 S.J. Singer and J.L. Nicholson suggested a model called fluid mosaic model, प्लीज इस चीज को ना लिखने से पहले, ये अभी तक मैंने जो लास्ट पॉइंट दिखाया, बट इन 1972 है ना, एस जे सिंगर एंड जेएल निकोलसन, इस वाले पॉइंट को प्लीज रेड पेन से लिखना या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब
ये मॉडल कहता क्या है, ये मॉडल यही कहता है, वही जो मैंने अभी बताया कि जो लिपिड होता है उसका 2 लेयर होता है कुछ इस तरह से, और इसका जो है ये वाला जो आउटर वाला है ये हेड वाला पोर्शन है जो कि ये वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, और ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, और बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होता है। 2 तरह का प्रोटीन होता है, एक को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, दूसरे को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये सारी जो अभी हमने बात किया वो सब का सब सिंगर एंड निकोलसन ने एक्सप्लेन किया था कि मॉडल कुछ इस तरह से है। ठीक है, चलो अब लिख लो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अगेन इस तरह से करके लिखो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉइंट नंबर 1, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल, डेफिनेट DEFINITE, डेफिनेट शेप, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो इट फंक्शंस एज ए मैकेनिकल बैरियर between external and internal environment of the cell। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैंने एक टर्म पीछे लिखवाया दैट इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी जब हम लोग मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब होता है बहुत सिलेक्टेड चीज को ये अंदर जाने देता है। वो सिलेक्टेड चीज क्या होता है, कुछ आयंस है ना, कुछ आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इस तरह का, वाटर, गैसेस, ये सब चीजों को ये अंदर और बाहर आने जाने देता है। बहुत सिलेक्टिव चीज को ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने को देता है। क्लियर हो गया? सो लिखो इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प्स द सेल टू इनगल्फ फूड and other substances from its external environment by endocytosis, अब ये क्या है, इसको समझो, ये है क्या, मैंने अभी ये क्या लिखवाया, देखो एक चीज हमने पढ़ा था, अमीबा पढ़ा था, है ना। हमने अमीबा के बारे में देखा था कि अमीबा जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज स्यूडोपोडिया, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है और फूड को इनगल्फ करके अंदर ले लेता है, हमने देखा था। और फूड इनगल्फ होके अंदर आ जाता है और अंदर आकर के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, अंदर में फूड वैक्यूल नाम हो जाता है ना। इसके अंदर फूड रहता है और इसको हम फूड वैक्यूल कह देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, फूड वैक्यूल इसको कहते हैं। मतलब स्यूडोपोडिया के बारे में जानते हो ना, ये अमीबा है और ये है हमारा क्या, ये है हमारा स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज स्यूडोपोडिया। ये फूड अंदर की तरफ गया और अंदर की तरफ जाकर के ये कुछ ऐसा हो जाता है कि इस तरह से फूड वैक्यूल बन जाता है। अचानक से ये वैक्यूल कहाँ से बन गया, ये मेम्ब्रेन अचानक से आया क्या? तो होता यह है कि जैसे ही फूड अंदर की तरफ आता है ना, उसका कुछ मेम्ब्रेन जो होता है वो टूट जाता है, कुछ मेम्ब्रेन जो होता है वो टूट जाता है और टूट करके अंदर की तरफ चला जाता है और जो फूड उसने अंदर लिया है उसको एक मेम्ब्रेन में इस तरह से कवर कर देता है ना। और इसी के अंदर फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, वो डाइजेस्ट कर करके फूड का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको वो बाहर की तरफ फेंक देता है अमीबा, और बाहर की तरफ जब वो चला जाता है तो फिर ये मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। अब ये मेम्ब्रेन आया कहाँ से? होता कुछ ये है कि जब फूड अंदर की तरफ आता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा टूट करके अंदर फूड वैक्यूल बना लेता है, और जब ये एक्सक्रीशन करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ
जो हिस्सा टूटा हुआ था वो क्या होता है, जब बाहर की तरफ जाता है तो एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाता है और जो मेम्ब्रेन होता है वो अगेन जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। मतलब जब जरूरत पड़ा तो टूट के अंदर वैक्यूल बना लिया, जब जरूरत नहीं है तो फिर से जाकर के वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जुड़ गया। दिस इज द प्रोसेस। ये वही कह रहा है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प्स द सेल टू इनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय एंडोसिस। अंदर लेने के प्रोसेस को कहते हैं एंडोसिस, एंडोसाइटोसिस, और बाहर जाने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। राइट, अंदर आने के प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस और बाहर जाने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लीज डू कमेंट ऑनेस्टली, नहीं समझ में आया है तो प्लीज बता देना, क्योंकि अभी उतना ऑनेस्टली टेलिंग यू उतना 100% मैं लेक्चर नहीं ले पा रही हूँ। थोड़ा सा रीजन ये भी है कि रमजान है ना, तो तबीयत इस वक्त होते होते बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो इस वजह से बहुत ऑनेस्टली टेलिंग यू, जो माइंड है ना वो बहुत 100% साथ नहीं दे रहा होता है, इसलिए दिमाग से कुछ निकल रहा होता है। तो मैं फिर से समझाने के लिए बिल्कुल कतराऊंगी नहीं। डू कमेंट के लेक्चर समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगी, क्योंकि मैं समझाने के लिए ही खड़ी हुई हूँ। अगर मैं आऊँ आपको समझ नहीं आए तो फिर फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए ठीक है। तब तक के लिए इसको रिविजन कर लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले इसको फिर से एक बार पढ़ाऊंगी एंड देन फिर आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय।